बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम एरर एनालिसिस मींस स्पॉटिंग एरर्स एंड हाउ टू करेक्ट देम को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं एंड उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एवरी टेस्ट। हर टेस्ट में, चाहे वो एंटी टेस्ट हो किसी भी यूनिवर्सिटी की या आपने किसी भी जॉब के हवाले से आपने कोई टेस्ट देनी है, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी दिया जाता है। इट इज इवन द पार्ट ऑफ सीएस प्रेजेंट कंपोजिशन पेपर। उसमें भी आपको 5 सेंटेंसेस करेक्ट जो है वो करने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एरर क्या होती है। एरर हम कहते हैं गलती को। सेंटेंस में कोई ना कोई गलती आपको दी जाती है एंड देन आपने उसको स्पॉट करना होता है, एनालाइज करना होता है। एरर एनालिसिस जो है ये हर टेस्ट का पार्ट होता है। अब हर टेस्ट में, चाहे वो आपके टेस्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से या किसी भी जॉब से रिलेटेड आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक होती है एंड देन यू आर गिवन ऑप्शंस एज वेल कि ऑप्शन ए में मिस्टेक है, एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में, या देन देयर इज नो एरर, तो ऑप्शन ई भी होता है। तो आपने सिंपल उसको क्या करना होता है, टिक करना होता है, मार्क करना होता है। अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जैसे इन सीएस प्रेजेंट कंपोजिशन एंड पीएमएस, तो उसमें आपको रॉन्ग सेंटेंसेस दिए जाते हैं एंड आपसे बोला जाता है कि उन सेंटेंसेस को करें। देन आप क्या करते हो कि उन सेंटेंसेस में देखते हो कि कौन सी एरर है। सबसे पहले आप एरर को फाइंड आउट करते हो, स्पॉट करते हो एंड देन यू करेक्ट द सेंटेंस। फिर आप उनको अपनी आंसर कॉपी में लिखते हो। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अब टेक्निक क्या है, सबसे इजी वे क्या है कि हम इजीली एरर को स्पॉट भी करें एंड उसको करेक्ट भी कर लें। तो उसके लिए आपको ग्रामेटिकल जो रूल्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड आपको जो वर्ड्स के यूसेज का पता होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल दिखते हैं बट उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है एंड कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर दिखते हैं एंड उनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इन चीजों की, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्पॉट द एरर। आप स्पॉट नहीं कर पाएंगे। नाउ आई डू नॉट से कि आपने ये रूल्स रख लेने हैं, नहीं। आप एक दफा इनको गो थ्रू करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे एंड ग्रामेटिकल जो रूल्स है टेंसेस से मुतालिक, तो उनको भी एक दफा गो थ्रू करें। देन इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एरर कौन सी होगी एंड उसको कैसे स्पॉट करना है। आई हैव रिटन 5 सेंटेंसेस। हम देखेंगे कि इन 5 सेंटेंसेस में कौन सी एरर है। हम सबसे पहले उनको स्पॉट करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू करेक्ट देम। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। सबसे पहले जो सेंटेंस है, वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग। वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग। नाउ अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स का पता है तो आप एट वंस आप स्पॉट कर लेंगे एंड यू विल बी सेइंग कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बुक्स, कि हम बुक्स की बात नहीं कर रहे, हम वन ऑफ देम, हम बुक्स में से किसी एक बुक की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज नॉट प्लूरल। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो उसके साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो एट वंस जो है वो गलती जो है वो आप स्पॉट कर लेते हैं एंड यू से कि जो मिस्टेक है, जो एरर है, दैट इज रिलेटेड टू द वर्ब। जो वर्ब है वो गलत यूज हुआ है। अब यहाँ आर की जगह पे कौन सा वर्ब आना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब। व्हाई? बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा? Correct sentence would be one of my books is missing. One of my books is missing. I'm not talking about my books. I'm talking about one of them. मैं अपने बुक्स में से किसी एक बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। Likewise, we have another sentence. Those 3 boys are fighting each other. Those 3 boys are fighting each other. आपने हर एंगल से सेंटेंस को देखना है। आपने टेंस से रिलेटेड भी देखना है, आपने वर्ब से रिलेटेड भी देखना है। वर्ब से रिलेटेड मींस अगर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है देन आपने प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एंड आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड
जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड उसका करेक्ट यूजेज कौन सा है। नाउ यू सी इन दिस एग्जांपल कि दोज थ्री बॉयज आर फाइटिंग ईच अदर। नाउ यू टेक अ मिनट टू थिंक कि इसमें कौन सी एरर हो सकती है। लेट मी टेल यू कि इसमें जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है दैट इज प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है। टेंस जो है वो कंटिन्यूअस का है, तो वर्ब की फॉर्म जो है वो करेक्ट यूज हुई है। जो हम कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं जिसको हम इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। देन द एरर जो है वो हो सकती है किसमें? ईच अदर में। व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट में कोई एरर नहीं, तो उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल, तो इट मींस कि उसमें भी कोई एरर नहीं। एंड जो वर्ब है मेन वर्ब वो भी करेक्ट हमें मीनिंग दे रहा है एंड वो इन इट्स करेक्ट फॉर्म मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। जैसे कंटिन्यूअस में हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं वो अपने करेक्ट फॉर्म में है, तो उसकी भी गलती नहीं, तो गलती कौन सी है? देन लास्ट ऑप्शन बचता है, तो इसमें गलती हो सकती है। अब कौन सी गलती हो सकती है? देन मैंने आपसे पहले कहा कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स का पता होना चाहिए। ईच अदर इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो होते हैं, एक ईच अदर एंड दूसरा वन एंड अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से एंड वन एंड अदर का मतलब भी क्या है? एक दूसरे से। हम ईच अदर यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन्स। जब हम दो बंदों के बारे में बात करें तो ईच अदर यूज करेंगे। अगर हम मोर देन टू पर्सन्स बात करें देन वी यूज वन एंड अदर। नाउ यू सी इन दिस सेंटेंस जो हम बात कर रहे हैं वो हम तीन लड़कों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री बॉयज, तो ईच अदर यूज नहीं होगा। ईच अदर की जगह पे कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा? वन एंड अदर। वन एंड अदर हम यूज करेंगे। Likewise, we have another sentence. Each boy and each girl was in their best dress. Now you see, we have the compound sentence, compound subject. हमारे पास एक compound subject है, ठीक है? Singular subject boy and girl. These both are singular subjects and they are modified by each. Each के साथ जो है वो modified है। ये कंपाउंड है एंड ये जो है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अगर आपने मेरा लेक्चर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सुना होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें आपको ये रूल बताया था कि अगर जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो एंड वो एंड से रिलेटेड हो एंड उन दोनों में जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मीन्स दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो कनेक्टेड हो विद एंड आर मॉडिफाइड बाय ईच और एवरी, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे एंड उसको हम क्या इसके साथ हम जो है वो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सो ईच बॉय एंड ईच गर्ल। नाउ यू सी देयर इज नो एरर इन द सब्जेक्ट एंड देन देयर इज नो एरर इन द वर्ब एज वेल। देन वेयर इज द एरर? एरर कहाँ पे है? आगे पढ़ेंगे सेंटेंस को। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज इन देयर बेस्ट ड्रेस। नाउ यू सी जब हम यूज कर रहे हैं ईच, the word each has been used, it means कि जो each या every है they express या they emphasize individuality, ये emphasize करते हैं individuality को, तो उनके साथ हम प्लूरल जो है वो डिटरमिनर यूज नहीं करेंगे, possessive डिटरमिनर। अब देयर जो है यहाँ पे क्या आएगा? each boy and each girl was in his best dress, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर हम क्या यूज करेंगे? डिटरमिनर। देयर की जगह पे वी विल बी यूजिंग हिज बेस्ट ड्रेस, वो अपनी बेस्ट ड्रेस में थे। लाइकवाइज वी हैव अनदर सेंटेंस, शी इज सीनियर देन मी। शी इज सीनियर देन मी। दिस इज द कंपैरेटिव सेंटेंस। कंपैरिजन होता है बिटवीन टू पर्सन्स। वो मुझसे सीनियर है, ओके? सब्जेक्ट में कोई एरर नहीं, वर्ब में भी कोई एरर नहीं। ये जो कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की उसमें भी कोई एरर नहीं। देन वेयर इज द एरर? एरर किस में है? ओके, एरर है देन में। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, तो उनके साथ जब भी हम कंपैरेटिव तो हम देन यूज नहीं करते, वी यूज टू। इनके साथ जब सेंटेंसेस बनते हैं कंपैरेटिव वाले तो वो अपने साथ क्या लेते हैं? देन की जगह पे टू। तो क्या होगा? शी इज सीनियर टू मी। अगर जूनियर है तो शी इज जूनियर टू मी। अगर सुपीरियर, वी आर सुपीरियर टू देम। दे आर नॉट इंफीरियर टू अस, तो वो हम देन की जगह पे क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एज वेल।
And the last sentence is, the two first chapters of this book are interesting. इस बुक के पहले दो चैप्टर्स वो इंटरेस्टिंग है. अब ये is a mistake. Now at once you will be thinking कि when I'm talking about chapters, plural subject, तो plural verb use हुआ है. So it means कि there is no mistake in the word chapters and verb. तो mistake कहाँ पे है? The mistake is in the two first. The two first is meaningless expression. It does not give you any meaning. The two first, what does it mean? इसका कोई मतलब नहीं. The two first जो है ऐसा expression होता भी नहीं. कौन सा expression होता है? The first two. The first two. अब first किसको determine करेगा? Two को, two chapters को. The first two chapters, the last two chapters. तो error किस में है? Error the first two chapters में. Again, आय से कि अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स आपने नहीं पढ़े या आपने मेरे लेक्चर्स नहीं सुने तो पहले आप वो लेक्चर्स सुने, देन आप इजीली एरर्स को स्पॉट कर लेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू स्पॉट द एरर इन CSS 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे रॉन्ग सेंटेंसेस, उनमें हम एरर्स को फाइंड आउट करके उनको करेक्ट करेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि CSS 2024 के इंग्लिश प्रेजेंट कंपोजिशन में जो क्वेश्चंस दिए गए थे रॉन्ग क्वेश्चंस एंड उनको करेक्ट करना था, तो उसमें कौन कौन सी मिस्टेक थी एंड उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो हम उनको समझने की कोशिश करेंगे. CSS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट आपको 8 सेंटेंसेस रॉन्ग सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनमें आपने जो है आउट ऑफ 8 आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. सबसे पहले आप क्या करते हो? आप एरर को स्पॉट करते हो एंड देन यू राइट द करेक्ट सेंटेंस इन योर आंसर कॉपी. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज chewing slowly the pepperoni pizza tasted delicious. अब chewing का मतलब चबाना आपको आता होगा. Pepperoni जो है that is sausage. ये means एक spicy sausage होता है. So pepperoni pizza tasted delicious. जब जो है चबाया गया ऐसा से जो pepperoni pizza था वो बड़ा मजेदार था, उसका टेस्ट जो है वो बड़ा मजेदार था. अब गलती कौन सी है तो उसको हमने स्पॉट करना है. The error is in the first part, chewing slowly. क्योंकि chewing slowly जो है that is a modifier. ये क्या है? Modifier. अब modifier क्या होता है? Modifier आपको additional information देता है उस word की जिसको वो modify करता है. जैसे adjectives, adjectives are modifiers. अब क्यों? क्योंकि adjectives होते हैं they describe nouns. Adjectives give you more information about nouns. वो nouns को क्या करते हैं? Describe करते हैं. Likewise adverbs भी क्या होते हैं? They are modifiers as well. Adverbs modify करते हैं verb को, adjective को and other adverbs को. And in this sentence, chewing slowly is a modifier, but this is a dangling modifier. Dangling. अब dangling modifier कौन सा क्या है? Dangling modifier का मतलब है कि जो modifier होता है वो means closely connected नहीं होता with the word it modifies. जिस word को ये modify करता है उसके साथ ये closely connected नहीं होता. अब इस सेंटेंस दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस एंड इसका मतलब क्या है कि chewing slowly the pepperoni pizza tasted delicious. It means कि ये जो modifier now it is modifying the pizza. It is modifying the pizza and pizza can't chew. Pizza can be chewed. Pizza itself can't chew. खुद से chew नहीं कर सकता. तो अब हमने स्पॉट तो कर ली मिस्टेक, अब इसको करेक्ट कैसे करना है? अब करेक्ट करने के लिए डैंगलिंग मॉडिफायर में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपने उस सब्जेक्ट को क्या करना होता है? मूव करना होता है टुवर्ड्स डैंगलिंग मॉडिफायर. मींस मॉडिफायर को सब्जेक्ट के करीब रखा जाता है जिसने उसको मॉडिफाई करना होता है. या अगर वो नहीं दिया हुआ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन आपने सब्जेक्ट पुट करना होता है. अब इसका जो करेक्ट फॉर्म वो ऐसा हो सकता है जैसे as I chewed slowly. As I chewed slowly. जैसे ही मैंने आहिस्ता से चबाया, अब किसने? I. अब I was missing, तो chewing slowly means who was chewing it? So that was missing. I was missing. So as I chewed slowly, जैसे ही मैंने आहिस्ता से चबाया, the pepperoni pizza tasted delicious. मुझे pepperoni pizza जो है बड़ा मजेदार लगा. I hope कि ये आपको समझ आ गया होगा. Likewise, we have another sentence, kicking and screaming. Kicking and screaming. इसका मतलब क्या है? Kicking and screaming. जैसे मीन्स लाते मारना एंड चीखना. जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो लाते मारते हैं, चीखते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, तो मुझे नहीं सोना, मुझे सोने नहीं जाना, मुझे ये चीज लेके दो, तो वो क्या करते हैं? किकिंग एंड स्क्रीमिंग करना स्टार्ट करते हैं.
So kicking and screaming, the exasperated father dragged his toddler out of the grocery store. Kicking and screaming, the exasperated father dragged his toddler out of the grocery store. अब बच्चे जो फादर ने वो गुस्से में आके अपने बच्चे को ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकाला. नाउ यू सी, अब किकिंग एंड स्क्रीमिंग इज अगेन अ डैंगलिंग मॉडिफायर. अब हमें नहीं पता चल रहा कि किकिंग एंड स्क्रीमिंग वो फादर को मॉडिफाई कर रहा है या जो है टॉडलर को. नाउ यू सी, अगर आपने इसको फादर के नजदीक रखा हुआ है तो इट मीन्स के फादर वाज किकिंग एंड स्क्रीमिंग. फादर वाज किकिंग एंड स्क्रीमिंग, जो कि हो ही नहीं सकता. इट वोंट मेक एनी सेंस. ये तो सेंस ऐसा बन ही नहीं रहा कि फादर खुद से किकिंग एंड स्क्रीमिंग करेगा एंड देन वो अपने बच्चे को बाहर निकालेगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद प्रोटेस्ट करेगा. ओके, सो इट मीन्स के द एग्जस्परेटेड मतलब क्या होता है? अनॉयड मीन्स गुस्से. उनको गुस्सा आया उनके अबू को, उन्होंने अपने बच्चे को क्या किया, वो ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकाला एंड जो बच्चा था वो नहीं निकलना चाह रहा था तो वो ही स्टार्टेड किकिंग एंड स्क्रीमिंग. इट मीन्स कि ये किकिंग एंड स्क्रीमिंग ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? टॉडलर को, बच्चे को. तो ये बच्चे के नजदीक होना चाहिए. इट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर टॉडलर, क्योंकि ये टॉडलर को ही क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. इट गिव्स अस द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट toddler. So the correct sentence would be the exasperated father dragged his kicking and screaming toddler out of the grocery store. या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि kicking and screaming, comma the toddler was dragged out of the grocery store by his exasperated father. तो ऐसा भी हो सकता है. Now the third sentence. The third sentence is a young girl in the corner, comma, holding a red balloon. ये भी CASS 2024 के English Present Composition में आया हुआ है. So a young girl in the corner holding a red balloon. Now you see the verb is missing. इस सेंटेंस में there is no verb. That's why मैंने आपसे कहा कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टेंसेस का पता होना चाहिए. A young girl in the corner holding a red balloon. Now you see, holding is the present participle. Holding is the present participle. It means कि हमने अब कौन सा टेंस यूज करना है? कोई ना कोई कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. चाहे फिर आप पास्ट कंटिन्यूअस करें तो भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करें तो भी क्या हो जाएगा? सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. Now let's correct this sentence. A young girl. अब young girl is a singular subject, तो इसके साथ क्या लगेगा? is. अगर past में आप करते हो तो क्या लगेगा? was. So a young girl is holding a red balloon in the corner. अब in the corner at the end आप इसको रख सकते हो या इसको आप in the start पे रख सकते हो, and you can say कि in the corner, comma, a young girl is holding a red balloon. And the fourth sentence is whom do you like more? Whom do you like more? Apparently there is no mistake in this sentence. अब कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस पे अगर ट्रेडिशनल ग्रामर के बेसिस पे देखा जाए तो, क्योंकि who का ऑब्जेक्टिव केस whom होता है तो the sentence is correct. Whom do you like more? आप किसको ज्यादा पसंद करते हो? The sentence is correct. But in modern English grammar, and if you want to sound like a native speaker, तो आपने क्या करना होता है? इसको म को जो है वो omit करना होता है and it simply becomes who. So the correct sentence would be who do you like more? Who do you like more? It's a modern English grammar and this is the natural way to utter this sentence. हाँ, अगर ये at the end होता तो means you like whom. You like whom. या उसको हम अगर whom को पहले लेके आते हैं तो क्या कहेंगे हम? Who do you like? You like whom and who do you like? Okay. The fifth sentence is he ordered a meal from the restaurant that was high in protein. Now you see, he ordered. इसने ऑर्डर करवाई. क्या ऑर्डर करवाया? मील, खाना. कहाँ से? From the restaurant that was high in protein. अब that was high in protein. This is the adjective clause. ये क्या है? Adjective clause. अब एडजेक्टिव क्लॉज या क्लॉजेस पे भी मेरी वीडियोस हैं. अगर आपको क्लॉजेस का नहीं पता है, क्लॉजेस के जो काइंड्स हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशनल्स वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हैं एंड जरूर देखिएगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके,
So he ordered a meal from the restaurant that was high in protein. आपको पता है कि adjective क्या करता है? Adjective is a modifier and it modifies a noun. It describes a noun. In this sentence ये क्या कर रहा है? It describes the restaurant क्योंकि restaurant से closely connected है. Restaurant के बाद में आ रहा है. अब ये जो that है, that is the relative pronoun and ये जो relative pronoun ये अपने antecedent जिसके फौरन बाद ये आता है ये उसी को क्या करता है रेफर करता है सो दैट रेफर्स टू द रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट कैन नेवर बी हाई इन प्रोटीन क्या रेस्टोरेंट हाई इन प्रोटीन हो सकता है नो इट मीन्स कि जो राइट वर्ड मस्ट बी एट द राइट प्लेस इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है एडजेक्टिव क्लॉज को बिल्कुल जो है बिल्कुल एट द एंड फेंका गया है उसको यूज किया गया है एंड उसको सही जगह पे यूज नहीं किया गया अब इसकी सही जगह सही प्लेस कौन सी है इन दिस सेंटेंस इसकी करेक्ट प्लेस इज या इसकी राइट प्लेस इज ही ऑर्डर्ड अ मील दैट वाज हाई इन प्रोटीन नाउ यू सी ही ऑर्डर्ड अ मील दैट वाज हाई इन प्रोटीन which was high in protein the a meal was high in protein okay कहां से from the restaurant he ordered a meal that was high in protein from the restaurant the sixth sentence is my favorite pizza topping is mushrooms and there was no comma in CSS 2024 paper comma नहीं थी as it is sentence दिया गया था so the sentence is my favorite pizza topping is mushrooms they are really tasty I also like pizza with olives. अब एरर स्पॉट करनी है कौन सी एरर है सबसे पहले तो ये कि these clauses are connected है एंड प्रोनाउन यूज हुआ है प्रोनाउन जबकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन देयर इज नीदर कॉमा ना एनी कंजंक्शन ना कॉमा है ना ही कोई कंजंक्शन यूज हुआ है टू कनेक्ट दीज टू क्लॉजेस इन क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ओके so the sentence is my favorite pizza topping is mushrooms they are really tasty I also like pizza with olives अब इसको करेक्ट करना है तो करेक्शन कैसे होगी सबसे पहले my favorite pizza topping is mushrooms this is one clause ये एक clause इस clause के पास हम क्या देंगे comma and then they की जगह पे हम relative pronoun यूज करेंगे which क्या होगा my favorite pizza topping is mushrooms comma which are really tasty now you see which means कौन सा जो है my favorite pizza topping is mushrooms which are really tasty means mushrooms are really tasty and then again there would be comma and हम यूज करेंगे conjunction and so the correct sentence would be my favorite pizza topping is mushrooms which are really tasty and I also like pizza with olives so this is how we correct the errors ऐसे ही हम errors को correct करते हैं the seventh sentence is the group asked to hear the report group ने का means report सुनने के लिए कहा that Shirley and me prepared जो Shirley and मैंने बनाई थी अब ये तो easy है sentence means आप easily spot कर लेंगे कि कौन सी error है एक मतलब अगर आप उसको सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू स्पॉट द एरर अब इसमें एरर कौन सी है द एरर इज मी क्योंकि मी इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेरले एंड आई मींस मी प्रिपेयर्ड मी यूज हुआ है एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पे जो कि ये क्या है रॉन्ग तो यहाँ पे क्या आएगा आई तो शेरले एंड आई प्रिपेयर्ड जो रिपोर्ट शेरले एंड मैंने बनाई थी the last sentence is I managed finishing the painting I managed finishing the painting again apparently you won't find any error आप error को spot नहीं कर पाएंगे apparently whereas in this sentence there is an error है कौन सी error है कुछ verbs होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं हमेशा infinitive कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं एंड कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ जेरंड्स लेते हैं जेरंड इज द इंक फॉर्म ऑफ द वर्ब ओके जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं तो जो वर्ब्स जेरंड लेते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों लेते हैं या तो इन्फिनेटिव भी ले सकते हैं या जेरंड भी उनके साथ आप यूज कर सकते हो एंड मैनेज जो है इज अ टाइप ऑफ ए वर्ब जिसके साथ हमेशा क्या यूज होगा इन्फिनेटिव
इन्फिनिटिव यूज होगा, जेरंड आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। सो आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग, आई मैनेज टू फिनिश द पेंटिंग। जैसे एक फ्रेज होता है कि लुक फॉरवर्ड टू, look forward to means I look forward to date you, meeting you या meet you। तो look forward to का मतलब क्या होता है, मीन्स मुंतजिर होना, मैं आपसे मिलने का मुंतजिर हूँ। सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा क्या आता है, जेरंड आता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डिफिकल्टी या कोई भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो ट्रिक है सेंटेंसेस में एरर को स्पॉट करने की एंड उनको करेक्ट करने की, वो ये है कि आपको ग्रामेटिकल रूल्स का पता होना चाहिए एंड देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको पता होना चाहिए एंड वर्ड्स के यूजेजेस का भी आपको पता होना चाहिए। मीन्स पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप रटा लगा लें, इसका मतलब ये है कि आपने उसकी मीन्स आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको कैसा लगा उसके मतलब आप कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है तो वो भी मुझे बताइएगा। If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.